जय हिंद। मैं सुनील यादव। तो कल आयोग की आंसर की आ चुकी है और आप लोगों ने लगभग मैच कर ही लिया होगा, 2 4 10 वीडियो देख ही लिए होंगे कि किसका उत्तर क्या है। और पहले जितने नंबर सही हो रहे थे उसके अपेक्षा कुछ कम हो गए होंगे, है ना। तो ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कोई व्यंग्य नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि जब मैंने कहा था पिछले वीडियो में, पेपर देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में और उसको देकर निकलते हैं और लोगों की बातें सुनते हैं तो लगता क्या है, पेपर क्या है, आसान है। लेकिन बाद में जैसे जैसे हम उन उत्तरों को देखते हैं फिर बात समझ में आती है साहब, ये उतना भी आसान नहीं था, है ना। इसलिए कभी भी ऐसा लगे एग्जामिनेशन हॉल में, भविष्य की सीख है ये, बड़ा आसान सा लग रहा है क्वेश्चन पेपर, तो क्या करना, बड़े धैर्य से खुद को थाम लेना कि साहब ऐसा ना हो उसमें कुछ गड़बड़ झाला हो और अपन को उलझा ना दे। तो बहुत पेशेंसली उसको बनाना, जितना वो लग रहा है सीधा सीधा तो समझ जाना कि साहब थोड़ी सा सोचने और विचारने की जरूरत है। ठीक, चलिए। तो आयोग के द्वारा आंसर की दी गई है, काफी कुछ उत्तरों को लेकर विद्यार्थियों को काफी संशय भी थे और काफी लोगों के कॉल आए। आप सभी लोगों ने बहुत सम्मान दिया मुझे, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। और लोगों ने ये कहा कि सर उसका एविडेंस मुझे चाहिए है क्वेश्चंस को लेकर के। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, सभी क्वेश्चंस पर चर्चा नहीं करेंगे और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे लगभग जिन पर आप आपत्ति लगा सकते हैं साहब, है ना। इन शॉर्ट में बता दें कि समथिंग 8 क्वेश्चंस जो होंगे वो गलत उत्तर ऐसे हो सकते हैं, शायद 7 भी हो जाए, वो शायद 9 या 10 भी हो जाए वो। बट ये कि हाँ, मोटे तौर पर एक मेरा अनुमान ये है कि 8 वो प्रश्न हैं ऐसे, तो उन पर बात करने वाले हैं, उनका आपको एविडेंस देने वाले हैं और उसका जो पीडीएफ होगा वो शायद अब शाम को या कल आपको इस वीडियो के लिंक बॉक्स में मिल जाएगा। प्रयास करेंगे जल्द से जल्द आपको मिल जाए ताकि आपका भी समय व्यर्थ ना जाए, त्वरित कार्रवाई कर सके। कुल जो क्वेश्चन होंगे लगभग मेरे ख्याल से 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको लेकर डाउट है ना। और लग रहा है कि बहुत सारे उत्तर गलत दिए हैं, तो 25 उत्तर गलत नहीं दिए हैं जो है, मैंने आपको बताया रेशियो वो ये है। बट फिर भी ये कि आपके डाउट क्लियर हो जाएं, उसके लिए इन 25 प्रश्नों पर या 20 प्रश्नों पर लगभग बात करने का हम प्रयास करेंगे। मेरे पास में सेट डी है और उस सेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सबसे पहले उन क्वेश्चंस के बारे में आपको बता देता हूँ जिन प्रश्नों के उत्तर को आप देख सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो क्रॉस चेक कर लेना अपनी तरफ से भी। मैंने तो क्रॉस चेक किया है, जितने सीमित संसाधन है उतने से। और उसके बाद में भी यदि कुछ ऐसा आपको लगे तो निश्चित रूप से आप उसको क्रॉस चेक कर लें और फिर उसके पश्चात में आपत्ति लगाएं। द वेरी फर्स्ट वन आ जाते हैं, मेरे पास में सेट डी है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर आपको। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेट डी, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण कौन से कहलाते हैं? ऑक्शंस और डायनामिक प्राइसिंग। इसका उत्तर आयोग ने ए दिया हुआ है, अर्थात बी टू बी व्यापार। इसका उत्तर होना चाहिए सी, सी टू सी वाणिज्य करके कहलाता है, ओएलएक्स वगैरह इसके उदाहरण कहलाते हैं। उसका जो स्वरूप है, एविडेंस है, वो आप देख पा रहे हैं, शायद इससे आपका काम वहां पर चल जाए। तो इसका उत्तर सही क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 3, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में डेटा पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उपयोग तो राउटर का भी किया जाता है और ब्रिज राउटर, जैसे अपन बी राउटर बोलते हैं, राउटर बोलते हैं, उसका भी किया जाता है। लेकिन इसका ज्यादा सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, दैट इज राउटर। आयोग ने इसका उत्तर ब्राउटर माना हुआ है, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, इसका दे दिया जाए, क्योंकि जो वर्ड आया है दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट, तो मेनली वो राउटर का ही काम है। द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर है 5, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमतें तय करते हैं जिसे व्यवसाय स्वीकार या स्वीकार करता है। कंज्यूमर फिक्स प्राइस ऑन देयर ओन विच बिजनेस एक्सेप्ट और डिक्लाइन, ये वाला क्वेश्चन है। इसका उत्तर आयोग ने सी माना है, सी टू बी। यह अपने आप में सही जवाब है, यह गलत जवाब नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने भी यही उत्तर आपको बताया हुआ था, इसका भी एविडेंस आपको दे देते हैं, आप इसको चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 22। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368 अंडर सेक्शन 2 के परंतु की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया गया?
बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है अपने आप में, और इसका उत्तर नहीं मिला होगा, डायरेक्टली पढ़ने के लिए नहीं मिला होगा, इतने कम समय में ढूंढ पाना एक चुनौती होगी, है ना। आयोग ने इसका उत्तर दिया हुआ है आपको सी, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट साहब। कई विद्यार्थियों का ये गलत भी हो गया, ऐसा बताया गया। इसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि डायरेक्टली कहीं पर ये पढ़ने नहीं मिला, बट मेरे पास में जो लॉजिक है वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। आप उससे सोचना, विचार करना, मनन करना, मंथन करना, और फिर आप उसको लगा सकते हैं। ठीक, पहली बात तो यहाँ बात हो रही है अति विशिष्ट संविधान संशोधन की, जिसमें न केवल केंद्र से बल्कि राज्यों की विधानसभाओं से भी पास करवाना पड़ता है आपको, आधे से अधिक राज्यों को, एक टेक्निकल टर्म है, तो उसके बारे में बात हो रही है। यह कहलाता है अति विशिष्ट संविधान संशोधन, अर्थात तो अति विशिष्ट बहुमत से प्लस आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से। ऐसे वाले कौन से विषय होते हैं जिनके लिए यह संविधान संशोधन किया जाता है? ठीक, आप एम लक्ष्मीकांत में जाएंगे या हमारे नोट्स में भी आप जाएंगे, उसमें आपको दिया हुआ है, इसमें लगभग लिस्ट दी हुई होगी आपको, 8 से 10 लिस्टें दी होंगी। उसमें पॉइंट दिया होगा, पॉइंट नंबर 2, केंद्र तथा राज्य की, संघ तथा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, पॉइंट नंबर 1। और लगभग 6वें नंबर पर पॉइंट दिया होगा वहां पर आपको 7वीं अनुसूची के विषय, यदि उनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव करना है, कोई चीज ऐड करनी है, जोड़नी है, हटानी है, ठीक, तो उसको शामिल किया जाता है किसमें? अति विशिष्ट वाले में। ठीक, तो ये 2 चीजें दी हैं। 7वीं अनुसूची में आप जाइएगा, वहां पर कृषि और भूमि जो है आपका, वह राज्य सूची का विषय है। वहां पर प्रविष्टि नंबर देखिए, मेरे ख्याल से 30 समथिंग के आसपास में दिया होगा। पहला जो संविधान संशोधन था उसमें 9वीं अनुसूची ही जोड़ी गई थी, और उसमें यही प्रावधान किया गया था कि जिन भी विषयों को इसमें डाल दिया जा रहा है उन पर न्यायालय में सुनवाई नहीं की जाएगी। वह लाया क्यों गया था? वह भूमि कर या जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए ही लाया गया था साहब। तो इसका मतलब है कि आपने 7वीं अनुसूची में चीजों में परिवर्तन किया, बदलाव किया, तो इसका मतलब यह है कि यह उसके अंतर्गत आ गया 7वीं अनुसूची के, और यदि ये उसके अंतर्गत आ गया तो फिर पहला संविधान संशोधन होगा साहब। ठीक, पॉइंट नंबर 2, तीसरे संविधान संशोधन में भी आपने 7वीं अनुसूची में जो विषय हैं उनको थोड़ी सा बदला है, उसमें ऐड किया हुआ है आपने कुछ विषयों को, तो उसके कारण भी यह अति विशिष्ट कहलाएगा। तो यही मैं बताना चाहता हूं कि मेरा अनुमान कहता है कि पहला वाला संविधान संशोधन होना चाहिए। जो तरीका बताया आप उससे मैच करके देखिए। इतने कम समय में डायरेक्टली वो मिल नहीं पाया, वीडियो बनाना था, लगातार विद्यार्थी को फोन आ रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो सीधा सीधा तो उसका उत्तर कहीं नहीं मिला है। बट जो लॉजिक मैंने आपको दिया, आप एक बार उस पर विचार करके देख लीजिएगा। आयोग ने इसका उत्तर तीसरा माना है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में डायरेक्टली वहां लिखा कि चीजों में, सब्जेक्ट में बदलाव किया है, जबकि मैं जो कह रहा हूँ वो पहली अनुसूची, पहला संविधान संशोधन के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वहां पर भी जमींदारी को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य सूची के विषय में ये चीज की गई थी। इसका मतलब ये अति विशिष्ट यानी राज्य विधानसभाओं वाले में आना चाहिए, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं, मैंने अपना लॉजिक बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं नेक्स्ट वन, 24 नंबर का क्वेश्चन है सेट डी में। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 रियल ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 इज एज्यूम्ड। ये वाला क्वेश्चन है कि आईएमएफ के अनुसार, के अनुमानों के अनुसार भारत की जो विकास दर है आर्थिक सर्वेक्षण में कितनी मानी गई है? आईएमएफ ने कितनी मानी है? नहीं, समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। आईएमएफ ने तो 9% मानी है, 9% मानी है, ठीक, लेकिन जो भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे आया था 2020-21 का, उसके बाद में आया है 2021-22 का, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने वाले की बात कर रहा हूँ। ठीक, काफी खोजा इसको मैंने। तो 2020-21 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ये वाली बात दी हुई है, लिखा हुआ कि आईएमएफ ने कहा है कि भारत की जो विकास दर रहेगी वह 11.5% रहेगी। आईएमएफ ने भले ही नहीं कहा हो या कहा हो, पता नहीं, आईएमएफ का जो अपन डेटा पढ़ते हैं, चाहे करंट अफेयर शेयर बुक वगैरह हो, प्रतियोगिता दर्पण इत्यादि वगैरह हो, वहां पर आपको पढ़ने को मिलता है 9%, तो इसलिए 9.5% समथिंग के आसपास में था। जबकि इकोनॉमिक सर्वे में एग्जैक्टली बोला जाए तो 11.5% ही लिखा हुआ है। इस वीडियो को अगर एडिट किया गया तो वो आपको स्क्रीनशॉट लगा दिया जाएगा उसका। तो इसका मतलब है कि 11.5% वाला उत्तर सही है, क्योंकि उन्होंने यही पूछा कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार, ना कि आईएमएफ के अनुसार। इस बात को समझिए।
आईएमएफ ने क्या प्रेडिक्ट किया है वो नहीं पूछा है। इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बताया कि आईएमएफ ने प्रेडिक्ट किया है यह पूछा है। अब इस पर आप विचार कर लीजिएगा कितना सही है ये उत्तर। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि ये कुछ और बता रहे हैं जबकि इनके बारे में ये कुछ और बता रहे हैं, देखने वाली बात होगी, है ना। तो 11.5 इस हिसाब से सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर पर आ जाते हैं। 29 दिया है तुर्रा कलंगी, कलगी तुर्रा जिसको अपन बोलते हैं, लोकनाट किस क्षेत्र में? मालवा में भी होता है, निमाड़ में भी होता है साहब, बुंदेलखंड में भी इसकी मंडलियां होती, कहाँ नहीं होता, विदेशों में भी होता है साहब। उस समुदाय से बिलोंग करने वाले जो लोग होते हैं वो करते हैं, उसमें कोई बात ही नहीं। लेकिन लोक नाट्य किस क्षेत्र के लिए विशिष्ट है, तो इसका उत्तर होगा बी, दैट इज निमाड़। इसका एविडेंस भी आपको मिल जाएगा साहब, एक ऑफिशियल एविडेंस जिसको आप लगा सकते हैं, गाइड वगैरह का नहीं, इंटरनेट वगैरह का नहीं, क्योंकि वह मान्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, पहले 50 पर आ जाते हैं अपन और फिर 58 पर आएंगे। 50 बोल रहा है फॉस्फेट परीक्षण। इसका उत्तर आयोग ने दूध माना है, दूध ही सही उत्तर होगा इसका। मैंने दूध ही कहा था पहले भी, आयोग ने भी यही माना हुआ है, क्योंकि फॉस्फेट परीक्षण बोन्स का भी होता है, दूध का भी होता है, ब्लड में भी होता है। तो ये नहीं पूछा गया कि फॉस्फेट किस में पाया जाता है, फॉस्फेट टेस्ट। तो उस संदर्भ में एक जनरलाइज वे में मेरा मानना ये है कि दूध होना चाहिए। इसका डायरेक्टली मुझे एग्जैक्टली मिला नहीं, किस किस का, चाय में गई कॉफीन की मात्रा, पानी में भी फॉस्फेट होता है नो डाउट, पर उसका टेस्ट ऐसा डायरेक्टली मुझे मिल नहीं पाया। आगे भविष्य में कभी मिलेगा, अपनी गलती में सुधार करते हुए, क्षमा मांगते हुए मैं आपको उसका एविडेंस देने का प्रयास करूंगा। द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 58। कौन सा कथन मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है साहब? इसमें दो कथन असत्य हैं। पहला, मैंने इसका उत्तर दिया था, कहा था कि इसका उत्तर सी होगा, ये असत्य है, ठीक, ये वाला तो असत्य है ही। सी दिया हुआ, रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया या संघर्ष किया। वो रामगढ़ के नहीं थे, वो रायगढ़ के थे, ठीक, छत्तीसगढ़ में अब आता है, जो कि वहां के हुआ करते थे। और राजा चक्रधर सिंह उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यह वह पूरा पूरा परिवार कहलाता है। उनका रायगढ़ घराना कहलाता है या रायगढ़ क्षेत्र कहलाता है, ना कि रामगढ़, इसलिए ये वाला कथन तो गलत है ही। कथन नंबर डी जो दिया है, सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना तो इंदौर में नहीं, वो सीहोर में हुई थी, इसलिए ये भी, तो इसका मतलब इसमें कंट्राडिक्शन क्रिएट होने वाला है। आप विचार कर लीजिए, देख लीजिएगा, उसका एविडेंस देने का मैं प्रयास करूंगा। द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 71। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली क्या थी साहब? ठीक, आयोग ने इसका उत्तर बी माना है, दैट इज भारत संघ, जो आपको आंसर की में दिया है, ऑफिशियल आंसर की में। इसका सही उत्तर मेरे ख्याल से होना चाहिए ऑप्शन ए, अखिल भारतीय संघ, जो मैंने पूर्व में बताया था। उसका एविडेंस भी आपको मिल जाएगा बीएल ग्रोवर में, आप जब जाकर पढ़ेंगे तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ। तो ये उत्तर आपको मिलेगा, उसका मैं एविडेंस दे देता हूँ। बट एक चीज और बता दूं, जब आप उस जमाने का ओरिजिनल गजट जो है उसको डाउनलोड करके देखोगे तो वहां पर आपको फेडरेशन ऑफ इंडिया वर्ड मिलेगा, किसमें? गजट में। जो हेडिंग आ रही है वहां पर फेडरेशन ऑफ इंडिया है, लेकिन बाकी जो अन्य बातें हो रही हैं वह ऑल इंडिया फेडरेशन के बारे में बातें हो रही हैं। प्रायः हम जो पुस्तकें पढ़ते हैं, क्योंकि हम गजट नहीं पढ़ते सीधा सीधा, प्रायः हम जो पुस्तकें पढ़ते हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स कहलाती, जैसे कि मैंने बीएल ग्रोवर कहा आपसे, पिछले वर्ष भी मैंने बीएल ग्रोवर के लिए आपको बताया हुआ था, ठीक, और इस बार भी वही कह रहा हूँ, मॉडर्न इंडिया बीएल ग्रोवर, उसमें अखिल भारतीय संघ ही दिया हुआ है। तो आप उसको देख सकते हैं, उसका एविडेंस आपको इसके साथ में मिल जाएगा। मेरे ख्याल से उत्तर ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 92। एक ईमेल स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन उससे होता नहीं है, बल्कि दूसरे से भेजा गया होता है। An email that appears to originate from one source but actually has been sent from another, ये वाला है। आयोग ने इसका उत्तर बी माना है, दैट इज स्पूफिंग। स्पूफिंग उत्तर नहीं होगा इसका। स्पूफिंग एक्चुअली क्या होता है, इस बात को क्लियर कर दें। जब भी डेटा को
जो अधिकृत उपयोगकर्ता उसकी जानकारी के बिना अपन यूज कर लें, हैक कर लें, जो भी कर लें, उसको उसकी जानकारी के बिना यूज हम कर लें, एक्सेस कर लें, ऐसी वाली जो टेक्नोलॉजी कहलाती है, तकनीक कहलाती है, उसको स्पूफिंग कहते हैं। जबकि यूजर्स को गलत जानकारी देकर, गलत इंफॉर्मेशन देकर था, ठीक, या गलत पहचान देकर बोले जाए कि नहीं मैं मुकेश बात कर रहा हूं परंतु अपन है रमेश, ऐसी गलत पहचान देकर उसको मिसगाइड किया जाता है, उससे उसकी सूचनाएं ले ली जाती हैं, उसकी गुप्त इंफॉर्मेशन ले ली जाती है। ऐसा करना फिशिंग करके कहलाता है। तो इसका उत्तर सही ए होना चाहिए, दैट इज फिशिंग। तो ये वो क्वेश्चन थे जिन पर हमने देखा इस तरह से होने वाला है। द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 58 पर आते हैं। तो 58 में दो उत्तर होने वाले हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और भी है, वह है क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है? आयोग ने इसका उत्तर माना हुआ है विधानसभा अध्यक्ष, ठीक। ऑप्शन ए। जब आप एम लक्ष्मीकांत में टॉपिक नंबर 56 में जाएंगे तो वहां पहले ही पेज में आप देखेंगे, वहां पर आपको विधानसभा अध्यक्ष भी दिया हुआ है प्लस नेता प्रतिपक्ष के बारे में भी लिखा हुआ है। ये लोग दोनों ही शामिल होते हैं इस कमेटी में, क्योंकि राज्य मानवाधिकार पूछा है। इसका मतलब है कि समिति में कौन बंदे शामिल होते हैं? ये दोनों ही, यानी ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। एम लक्ष्मीकांत 56 नंबर टॉपिक आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? ठीक, मैंने इसका उत्तर बताया था सी, आयोग ने भी यही उत्तर दिया है। ये बिल्कुल सही उत्तर है, इसको लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए। बात बात पर आयोग पर हमें शक भी नहीं करना चाहिए, चीजों को लेकर हो जाता है बाय चांस। हम लोग भी टेस्ट पेपर बनाते हैं, टेस्ट लेते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, कई बार उत्तर गलत हो जाते हैं। कभी वो गलती खुद कंफ्यूजन के कारण शिक्षक की भी हो सकती है, कभी को टाइप करने वाले की भी गलती हो सकती है, जिसकी सबसे ज्यादा संभावना होती है। तो थोड़ी सा उस मामले में लिबरल रहा करिए। इतने ज्यादा तो नहीं होना चाहिए थे क्वेश्चन जो बता रहे, बट फिर भी, है ना। तो ये इसलिए मैंने कहा क्योंकि कल जैसे ही आंसर की आई उसके बाद से फोन साहब बजना शुरू हो गया, और बहुत सारे विद्यार्थी जो 80 के आसपास स्कोर कर रहे थे, तो पता चला साहब बहुत नीचे आ गए। तो उनको भी जो मैंने कहा वही आपको भी कहना चाहता हूँ, इतनी सी बात पर परेशान मत हुआ करो। जिंदगी में भी बहुत चुनौतियां आएंगी, बहुत चीजों को फेस करना भी बाकी है। हो गया, ठीक है, आया वहां से इस तरह से कि साहब बम तो गिरने ही वाला अपने सिर पर, डरने की बात नहीं है। चीजों को देखो, अपना विवेक मत खो, अपना मानसिक संतुलन मत खो, चीजों पर नियंत्रण रखना सीखो। जो व्यक्ति उस समय नियंत्रण रख लेता अपने आप पे कि सब दुनिया हड़बड़ा रही, घबरा रही है, डर रही है, परेशान हो रही है, उसके बावजूद भी, डरने के बावजूद भी अपना नियंत्रण, खुद का नियंत्रण नहीं खोता है, वह निश्चित रूप से काबिल व्यक्ति बनने की उसकी संभावनाएं होती हैं। तो एक निश्चित रूप से अच्छे अधिकारी की ये पहचान होती है। आपको उसे जीना चाहिए, अभी इन आदतों को जीना चाहिए। जो उम्र थी लड़के लड़कियों वाली, उससे आप आगे निकल कर आ चुके हैं, अब बहुत जल्दी अधिकारी होने वाले हैं आप। तो परेशान मत हो, और भी जिन चीज़ों को लेकर डाउट है उसके लिए हम हैं, और मैंने पहले भी कहा कि यदि आपको किसी भी प्रकार की सहायता हो मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो इसका जो उत्तर होगा, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, तो खजुराहो भी नहीं है और ग्वालियर भी नहीं है। इसका एविडेंस आपको मिल जाएगा इसमें, फिर भी आप चेक करना चाहें तो श्री कविल शर्मा जी पेज नंबर 393 में आप जाकर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि साहब दो ही हैं, इसे ही माना जाएगा। पीईबी की कुछ जगह पर आपको पढ़ने के लिए मिला, लेकिन इंटरनेट पर जो सोर्सेज वगैरह दिए वहां पर एक चीज होती है, टर्म्स एंड कंडीशन, कि साहब वो डेटा चेंजेबल होता है, वो डेटा चेंजेबल, उसको उठाकर चेंज किया जाएगा और उसके लिए जवाबदेहिता नहीं होती है, इस बात को समझिए। तो कहीं ना कहीं वो एक चुनौती है। द नेक्स्ट वन, तो इसका उत्तर क्या होगा? आयोग ने सी दिया, बिल्कुल सही उत्तर है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 11, ये बिल्कुल सही है। आप चेक करना चाहें इसी बुक में पेज नंबर 318 में आप चेक कर लीजिएगा। पिछले वर्ष भी मैंने आपसे कहा था इसके लिए, यही कहा था ना कि ये वाली बुक और कुछ बुकें जो मैंने दी थी वो पढ़िए, प्लस आप हमारा नोट्स पढ़िए, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिला लो पेपर, आप मैच कर लीजिए।
1 वर्ष पहले लगभग या 10 महीने पहले लगभग आपको सारी बातें बता दी, और क्या बता दें, कई के दिल में आएगा बोले पेपर ही बता दीजिए अगला क्या आने वाला है। नहीं, उसके लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, और कभी को ऐसा मुफ्त में मिले भी तो उसको अस्वीकार कर देना, अपनी मेहनत के बल पे उठाना, अनावश्यक या गलत तरीकों से कभी मत उठाना। द नेक्स्ट वन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 43। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला, लाला लाजपत राय बिल्कुल सही जवाब है। BL ग्रोवर पेज नंबर 305 में जाकर आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिएगा आप। द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 52। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बी और डी को लेकर थोड़ी सा था, बट डी एक सटीक उत्तर है इसका। एक्चुअली इस बात को समझिए, कई बार क्या होता है कि 2 उत्तर सही होते हैं, है ना, उस प्रश्न के 2 उत्तर सही हैं, परंतु उन 2 में से जब भी जो सटीक होगा तो उसे माना जाता है। इन दोनों बातों में अंतर है, सही और दोनों सही में ज्यादा प्योर यानी सटीक। डी, इसको चैलेंज कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, फिर भी इसके 2 उत्तर हो सकते हैं क्योंकि वहां उपोष्ण वाली बात आई है ना। द नेक्स्ट वन आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 56। मालव संवत, बिल्कुल सही उत्तर है ये, कृत संवत। आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे यदि वीडियो एडिट हुआ तो उसके बारे में जान लेना, पढ़ लीजिएगा, आगे भी काम आएगा। मैंने पहले ही कहा था, नोट्स में भी दिया है और जो बुक्स हैं उनमें भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 57। मध्यकालीन शहर छींट वस्त्र के लिए जो जाना जाता था, पहले ही कहा था, दैट इज सिरोंज, नो डाउट, रत्ती भर भी डाउट नहीं है। पिछली बार भी जो आंसर की बताई थी सिरोंज ही कहा था, बिल्कुल सही उत्तर है, कोई इसमें संभावना नहीं है। द नेक्स्ट वन, एविडेंस इसका मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 62। मैंने कहा था कि चारों ऑप्शंस इसके जो हैं वो बड़े अपने आप में विचारणीय हैं, ठीक, चारों ही सही हैं ऐसा लग रहा है। पर एक बात मैंने और भी कही थी, किसी दृष्टि से देखो तो आप गोविंद नारायण सिंह जी हो सकता है, क्योंकि जब वो चुने गए थे, जब उनका कार्यकाल था, वो तब ही नहीं बने थे सीएम, बाद में। तो ये जो चीज है उसके कारण फिर भी ये रिमार्केबल क्वेश्चन हो सकता है, शायद विचार किया जाए तो हटा दिया जाए साहब। क्वेश्चन नंबर 64 को लेकर भी डाउट है कुछ विद्यार्थियों को कि मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? आयोग ने डी उत्तर माना, बिल्कुल सही है ये, मैं पहले भी कह चुका हूं। आप जाइएगा अधिनियम में, अधिनियम की धारा 6 के भी अंडर सेक्शन 3 में देखिएगा, आपको वहां साफ साफ लिखा ये मिल जाएगा। तो ये उत्तर बिल्कुल सही है, इसके लिए परेशान मत होइए। क्वेश्चन नंबर 65, ये भी आयोग ने बिल्कुल सही उत्तर माना, डी ही है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये समितियां होती हैं, तीनों समितियों वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 77, किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? चारों का ही है, लेकिन अधिक है स्वेज नहर। पहले भी मैंने यही कहा था, अभी भी कह रहा हूं, ये उत्तर बिल्कुल सही है। द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर है 91। वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं, या वर्चुअल कीबोर्ड कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं साहब, किन किन चीजों से? तो वो करके था, कई आंसरों में आपको मिला होगा पासवर्ड चोरी वगैरह के बारे में, यानी ए के बारे में मिला होगा। मैं पहले भी कह चुका था, इसका उत्तर डी उपर्युक्त सभी ही आएगा, ठीक। पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर, इन सभी से संबंधित है साहब ये, इसको देख लीजिएगा। नाइन्टी 3 नंबर का क्वेश्चन कि एक नेटवर्क वातावरण में कौन सा सर्वर नहीं होता था? मैंने इसका उत्तर कहा था आपसे कि ए बी होना चाहिए साहब, ठीक। मैं गलत था और उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं। फाइल सर्वर भी होता है, प्रिंट सर्वर भी होता है, तो ये 2 तो होते ही होते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया नहीं है एप्लीकेशन सर्वर और नेटवर्क सर्वर। नेटवर्क सर्वर सभी सर्वर्स को कहा जाता है, तो उसके कारण नेटवर्क सर्वर को शायद ऐड नहीं किया उन्होंने,
इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लेकर मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं हूँ। मेरे पास में जो एविडेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप देख लीजिए, उस हिसाब से उत्तर डी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 95, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है। हाइपोथेसिस, इंटेलिजेंस, ज्ञान, उपयुक्त सभी। द ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ इज ऑफन कॉल्ड। मैंने इसका उत्तर कहा था ए। मुझे लगा था कि ए होगा क्योंकि डायरेक्टली ये नहीं मिला, काफी सर्च करने के बाद में अब ये मिला है और इसका उत्तर सी है। आयोग ने सी ही माना है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसको जेटीबी थ्योरी करके कहा जाता है, प्लेटो की थ्योरी कहलाती है जेटीबी थ्योरी। जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ्स करके कहलाती है साहब। वह किस पर आधारित होती है? वह ज्ञान पर आधारित होती है। तो यह प्लेटो का कथन है, वहां से इस चीज को उठाया था और आपको दे दिया गया। तो सच्चा न्यायोचित विश्वास, हालांकि इसको लेकर अभी भी कंट्राडिक्शन हो सकता है, बट एक सीधे वे में देखा जाए तो इसका उत्तर यही आएगा। रीजन यह है कि ज्ञान की परिभाषा को लेकर भी बहुत समस्याएं हैं, प्लस जस्टिफिकेशन की अलग ही परिभाषा चलती है, तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो उत्तर चेंज हो सकता है। बट एक सीधे फॉर्मेट में प्लेटो का कथन, उसकी जेटीवी थ्योरी इत्यादि के संदर्भ में, तो सी ज्ञान यानी नॉलेज उत्तर बिल्कुल सही है। उसको आप इसमें लिंक के साथ में देख सकते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से लगभग सभी क्वेश्चन हो गए। शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो मैं बताया नहीं होगा, ऐसे डाउटफुल। बाकी आसान क्वेश्चन के तो उत्तर आपको पता ही है। तो ये था सिनेरियो। अगर आप इन क्वेश्चनों को गिनकर देखें तो लगभग 24 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के आसपास हो रहे हैं। तो ये वो प्रश्न थे, और ऐसे प्रश्न से जो कि गलत हो जाना मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मैंने तो और भी क्वेश्चन बताए थे जो कि गलत होने की संभावना है, 100 में से 70 क्वेश्चन। और उसी के बिहाफ में मैंने आपसे कहा था कट ऑफ के लिए। ठीक, शुरुआत में लगा था नहीं मेरे तो हर पहचान वाले के सर 75 से 80 के बीच में आ रहे। अब होता है, थोड़ी सा अनुभव के साथ में चीजें आती हैं। पिछले 12-15 वर्षों का जो मुझे अनुभव है, मैं उनके आधार पर आपको बता रहा हूँ। इतने वर्ष हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो समझिए, थोड़ी सा रिलैक्स रहें अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। और बहुत लंबी रेस है एक्चुअली, सच बात तो ये है, इतना जल्दी जल्दी सब कुछ होता नहीं है। हो जाए वो आपका गुड लक है, वो आपके माता पिता के अच्छे कर्म हैं, आपके संस्कार हैं, ईश्वर की आपके प्रति एक अद्भुत कृपा है, वो एक अलग बात है, फर्स्ट अटेम्प्ट। परंतु इसमें समय लगता है साहब ना, तो इतने जल्दी कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन है, इनमें से यदि आप देखें इन 24-25 क्वेश्चनों में से लगभग तो 6 प्रश्नों के उत्तर तो मैंने कहा है कि साहब गलत हैं, प्लस 2 क्वेश्चन जो हैं वो 2 उत्तर या बल्कि 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे 6-3-9 या 6-2 आप माने तो 8 हो सकता है वो। तो इस प्रकार से आप उस चीज को देख लीजिए, और यदि आपको लगाना है आयोग में लगा सकते हैं साहब, आप फ्री हैं, है ना। तो ये था एक ओवरऑल व्यू साहब। इससे क्या सीख मिली? इससे सीख ये मिली कि पेपर आसान तो नहीं आया था। सबसे पहली बात, पेपर पिछले साल की तरह बहुत ज्यादा टफ और बहुत लेंदी भी नहीं था, लेकिन फिर भी लगभग उसके क्लोज था। जैसे मैंने कहा था कि यदि 2020 का पेपर 20 था तो ये 19 था। देखो आप ये नहीं कह सकते वो 20 था और ये तो उसके सामने 10 ही था। लगता है शुरुआत में यही पैटर्न आईएएस का होता है साहब, कि लगता है कि साहब ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, अपने तो 100 में से 80 सही हैं, वो बाद में चेक करने पर पता चलता है वो साहब 60-65 के आसपास वाली स्थिति हो जाए। आईएएस में वही लगता है कि साहब अपने को 100 में से 70-75 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं, परंतु बाद में जब देखते हो बोले साहब पूरे माइनस मार के 50 में बोले 28, 30, 35 की स्थिति पहुंच जाती है। तो होता है बिगिनर्स के साथ में। धीमे धीमे जब आप अच्छे से पढ़ते हैं, जब आपको हमारे जैसे लोगों से गाइडेंस मिलता है, चाहे आईएएस को लेकर हो चाहे पीएससी को, क्योंकि हम लोग उसी के लिए ही पढ़ाते हैं, आईएएस और पीएससी के लिए ही पढ़ाते हैं साहब स्पेशली, है ना। तो जब ऐसा गाइडेंस आपको मिलता है तब फिर आप इस प्रकार के पेपर को अच्छे से बना पाते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मोड हो, आप हमारे साथ में जुड़िए साहब, क्लास करिए और उससे लाभ उठाइए। अब ये जो नया स्वरूप आने वाला भी है, कुछ दिन और चलेगा कि साहब अब फिर एक नई आंसर की, फिर एक नई आंसर की, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। और ये सब चीजें चलती रहेंगी, तो परेशान मत होइए, एक बार लगा दीजिए। पिछली बार आयोग ने यही किया था कि दोबारा आंसर की जारी ही नहीं की थी, मतलब एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किए थे, दूसरी आंसर की जारी की थी बट एप्लीकेशन नहीं स्वीकारे थे, कि बोले अब कोई चेंज नहीं, अब जो है वो फाइनल है। तो ऐसा हो जाता है, इसका मतलब आपके पास में एप्लीकेशन लगाने का एक ही अवसर है, दूसरे बार कोई चांस नहीं मिलेगा। इस बात को समझिए और उस हिसाब से आप अपना कार्य कर लीजिए, है ना।
तो मेरा उद्देश्य यही था कि आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया। और अब जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस को लेकर बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए, अभी से तैयार करिए। नए बैच हमारे पास में स्टार्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं, बिल्कुल संपर्क करिए, जुड़िए साहब। सच बात तो ये है कि ये कोई 4-6 महीने या मौसमी तैयारी का काम नहीं है कि आप एग्जाम क्वालिफाई करें, इसमें वर्षों लगते हैं, पता नहीं चलेगा। जब आप हमारे यहाँ पर पढ़कर देखें, हमारे जैसे शिक्षकों से पढ़कर देखेंगे, तब आप जानेंगे साहब कि कितना गहराई में पढ़ना है, पहले कितनी गलतियां हो रही थी, हम क्या गलत कर रहे थे जिसके कारण सिलेक्शन रुक रहा था, 1 अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट में क्या हो रहा था, उन सारी चीज़ों को जानेंगे। बोले सर 1 नंबर से रुक रहा था, 2 नंबर से रुक रहा था, वो सारी बातें बताएंगे कि साहब ऐसा क्यों होता है आपके साथ में, उसको दूर करने का सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से पढ़िए, किन सोर्सेज से पढ़िए। कोई एक किताब तो है नहीं साहब, ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो नोट्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और जो बुक्स वगैरह हमने आपसे कही आपको वो भी पढ़नी पड़ेंगी, प्लस उनके साथ में उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा जो हमने आपको तरीके बताए हैं या बताते हैं क्लास में, उससे लाभ उठाइए, निश्चित रूप से आप सिलेक्शन पाएंगे। आप सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले दिन। थैंक यू। जय हिंद।